दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास को कैसे पहचानें, यानी कि जो समास होता है उसका कैसे विग्रह करें, कैसे हम जानें कि कौन सा समास है। तो इस चीज़ को यहाँ पर जानने के लिए सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। तो जो हमारा समास होता है वो 6 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है तत्पुरुष समास और छठवा है अव्ययी भाव समास। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखकर चलना है कि जो हम परिभाषा बताएंगे उस परिभाषा पर आपको ध्यान देना है। परिभाषा जान गए तुरंत आप शब्द को देखते ही जान जाएंगे कि ये कौन सा समास है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता दर्शाए कर्मधारय समास होता है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा समास होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा हो गया प्रधाना अध्यापक। अब प्रधाना अध्यापक का अगर विग्रह करें तो क्या कहेंगे आप? प्रधान है जो अध्यापक, उसी को तो प्रधान अध्यापक बोला जाएगा। तो इसका विग्रह क्या हो गया? प्रधान है जो अध्यापक। तो आपका ये विग्रह हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रधानाध्यापक है ये दो पदों में है। पहला है प्रधान, यानी जो पहला पद है वो हमारा प्रधान है, और दूसरा पद जो है वो अध्यापक है। इन्हीं दोनों पद से मिलकर प्रधानाध्यापक बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने कर्मधारय समास की परिभाषा में आपको बताया कि जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता को दर्शाए कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है? प्रधान। और जो हमारा दूसरा पद क्या है? अध्यापक। यानी कि ये जो प्रधान है वो दूसरे पद यानी कि अध्यापक की विशेषता को दर्शा रहा है। यानी कि आपके कॉलेज में बहुत सारे सर होंगे, लेकिन जो आगे प्रिंसिपल सर है यानी कि जो प्रिंसिपल लग जाता है वो आपके प्रिंसिपल सर को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो प्रधान है वो आपके अध्यापक को बताता है कि ये प्रधानाध्यापक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दूसरे उदाहरण के बारे में बात करें तो जैसे हो गया पीताम्बर। तो पीताम्बर में जो शब्द बना है वो पीत धन अंबर, दो शब्दों से मिलकर बना है। और इसका जो हमारा विग्रह होगा वो क्या होगा? पीला कपड़ा। यानी कि पीत मतलब हो गया पीला, अंबर मतलब हो गया कपड़ा। जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे कपड़ा का तो यहाँ पर चिरपट अंबर जो है ये आपका पर्यायवाची होता है। तो ये जो अंबर मतलब होता है कपड़ा, पीत मतलब होता है पीला, यानी कि इसका जो विग्रह होगा होगा पीला कपड़ा। अब यहाँ पर क्या है कि पहला पद क्या है? पीला, दूसरा पद क्या है? कपड़ा। तो ये जो हमारा पहला पद है ये पीला उस कपड़े की विशेषता को दर्शा रहा है कि कपड़ा जो है वो पीला है, उसके कलर को बता रहा है। तो ये पीताम्बर जो होगा इसको जैसे ही आप देखेंगे आप लगा देंगे कर्मधारय समास। तो ये हो गया। अगर हम और भी उदाहरण ले ले तो जैसे हो गया अल्पज्ञानी। तो अल्पज्ञानी का मतलब क्या हो गया? थोड़ा ज्ञान या थोड़ा ज्ञानी। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका जो विग्रह हो वो थोड़ा ज्ञानी हो गया। और उसके बाद में ये जो हमारा अल्प है यानी कि ये जो थोड़ा है ये दर्शा रहा है कि जो ज्ञानी है वो कम जानकार है। तो ये हमारा हो गया, ये जो पहला पद है ये दूसरे पद की विशेषता दर्शा रहा है। तो ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। अब हम बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। दोस्तों द्विगु समास की सबसे पहले परिभाषा को जानते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, जिस समास में पहला पद गिनती को दर्शाता हो तथा साथ में दोनों पद मिलकर समूह या समाहार का बोध करावें, द्विगु समास कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लें, जैसे हम ले लिए त्रिनेत्र। तो यहाँ पर अभी हमने द्विगु समास में क्या हुआ, जैसे अब ऊपर हमने बताया कि जिस समास में पहला पद गिनती को दर्शाता हो, तो पहला पद यहाँ पर क्या है? त्रि। त्रि मतलब तीन हो गया, नेत्र मतलब आंख हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या हो गया? तीन नेत्रों का समूह। तीन नेत्रों के समूह को ही तो त्रिनेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तीन नेत्रों का समूह। और यहाँ पर जो पहला पद है वो त्रि जो है ये तीन यानी कि गिनती को दर्शा रहा है। और ये दोनों शब्द जो मिल हैं यानी पहला पद और दूसरा पद मिलकर यहाँ पर एक समूह बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विगु समास। फिर यहीं पर आप अगर दूसरा उदाहरण ले लें तो हो गया शताब्दी, यानी कि 100 वर्षों का समूह। शत मतलब 100 हो गया और आब्दी मतलब वर्ष हो गया। तो यहाँ पर क्या
हो गया, इसका विग्रह हो जाएगा 100 वर्षों का समूह, और जो ये है सत दर्शा रहा है 100 को, यानी कि गिनती को, तो आपका क्या होगा द्विगु समाज। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है द्विगु समाज में कि जो यहाँ पर पहला पद हो वो गिनती को दर्शाए, वही हमारा द्विगु समाज होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना कि द्विगु समाज और द्वंद्व समाज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि द्विगु समाज जो होता है वो पहले पद में जो गिनती होता है उसको दर्शाता है। तो ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में, और इस चीज़ का सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में समझते हैं। दोस्तों, वह समास जिसमें ना पहला पद प्रधान हो तथा ना ही दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताएं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो शब्द होगा उसमें जो पहला पद होगा और दूसरा पद होगा, ये दोनों ही पद प्रधान पद नहीं होंगे। उसके बाद में दोनों पद मिलकर जो उससे निष्कर्ष निकलेगा वो किसी अन्य पद की विशेषता को बताएंगे। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं त्रिलोचन। अब त्रिलोचन का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 3 हैं जिनके लोचन अर्थात शिव जी, यानी कि 3 नेत्र वाले कौन हैं, शिव जी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो त्रिलोचन शब्द है ये अपनी विशेषता, अपने शब्द की विशेषता नहीं बताती, बल्कि किसी दूसरे पद की विशेषता बताती है, अर्थात शिव जी की विशेषता बताती है। और साथ में ये पहला और दूसरा पद यानी त्रि और लोचन, ये दोनों पद प्रधान नहीं है। तो कुल मिलाकर ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। अब यहीं पर अगर आप इस त्रिलोचन को, जैसे कि अभी हमने द्विगु समाज में क्या बताया कि ये जो त्रि है, यानी कि त्रि मतलब 3 को दर्शा रहा है, लोचन मतलब आँख, और यहाँ पर आप अगर विग्रह करें 3 आँख, तो अगर आप इस प्रकार से विग्रह करते हो तो विग्रह एक सुटेबल नहीं होता है। और फिर भी अगर आप इस प्रकार से विग्रह कर देते हैं तो यहाँ पर आप जो समास लगाएंगे वो द्विगु समास लिख देंगे। यानी कि जो द्विगु समास में क्या था कि पहला पद जो था वो किसी गिनती को दर्शाता था, तो यहाँ पर पहला पद जो त्रि है ये भी गिनती को दर्शा रहा है, और लोचन मतलब आँख, यानी कि आप लिखें अगर 3 आँख, तो ये विग्रह पहली बात सुटेबल नहीं है। और अगर आप इस विग्रह को कर देते हैं तो आपको जो समास लिखना होगा वो द्विगु समास लिखना होगा। और उसके बाद में अगर आप इस त्रिलोचन को 3 है जिनके लोचन अर्थात शिवजी लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास लिखना होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद में अगर हम दूसरे उदाहरण पर बात करें तो दूसरा हमारा उदाहरण है पीताम्बर। तो पीताम्बर में जैसे कि अभी इसके पहले कर्मधारय जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पीताम्बर को बताया था, तो वहाँ पर आपने पीत मतलब पीला और अंबर मतलब कपड़ा बताया था, यानी कि पीला कपड़ा लिखे थे। तो विग्रह में जब आप पीला कपड़ा लिखे थे तो पीला जो था वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा था, तो वहाँ पर आपने कर्मधारय लिखा। लेकिन यहाँ पर अगर पीताम्बर आता है और अगर आप इसका विग्रह कुछ इस प्रकार से करते हैं, पीला है वस्त्र जिनका अर्थात कृष्ण जी, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से आप विग्रह करते हैं तो आप यहाँ पर बहुव्रीहि समास लिखेंगे। और अगर आप पीला कपड़ा या पीला वस्त्र कर आप विग्रह करते हैं इस पीताम्बर का, तो वहाँ पर आप कर्मधारय समास लिखेंगे। ये बहुव्रीहि समास जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा अपवाद है, तो ये चीज़ आपको नोट कर रखना है कि ये पहली बात जो हमने परिभाषा में बताया कि ये जो दोनों पद हैं ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषता बताएंगे। तो इस प्रकार से जब आप कोई अन्य पद की विशेषता बताता है विग्रह में, तो आप यहाँ पर बहुव्रीहि समास लगा दीजिएगा। और यहीं पर इसके पहले जैसे अभी पीताम्बर को हमने बताया, तो पीताम्बर को पीला कपड़ा अगर आप विग्रह कर देते हैं तो आप कर्मधारय समास लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया तीसरा बहुव्रीहि समास। अब हम चलते हैं द्वंद्व समास के। दोस्तों, द्वंद्व समास बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। यानी कि जैसे क्या हो गया, पति पत्नी, माता पिता, देश विदेश, नदी नाले, ये सब क्या हो गए आपके द्वंद्व समास। और यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार यानी द्वंद्व समास में बीच में डैश लगा होता है, और इस डैश के स्थान पर और लगा देना होगा विग्रह करते समय, और बाकी द्वंद्व समास लिख देना है। तो इस प्रकार से जब बीच में डैश डैश वाला आपको मिलेगा तो यहाँ पर आप द्वंद्व समास लगा देंगे, और इसमें आप देश विदेश, माता पिता, नदी नाले, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर हम देश विदेश लिख दें तो इसका विग्रह हो जाएगा देश और विदेश, और यहाँ पर
जब आप समास का नाम लिखेंगे तो द्वंद्व समास लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको नोट रखना है कि बीच में डैश होगा और दोनों पद जो होंगे वो समान होंगे। तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास। अब हम चलते हैं अपने तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तो तत्पुरुष समास का सबसे पहले यहाँ पर हम परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा है वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तथा समस्त पद किसी संज्ञा को अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को दर्शाता हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो ये रहा हमारा एक उदाहरण, जैसे हम लिखे जन्मजात। तो जन्मजात का जब हम विग्रह करेंगे तो जन्म से उत्पन्न होगा, यानी जन्मजात कहते हैं, जन्मजात बच्चा है, यानी कि ये जन्म से उत्पन्न हुआ बच्चा है। तो इस प्रकार से जन्मजात का जो विग्रह होगा वो क्या होगा, जन्म से उत्पन्न। और यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया कि ये जो समस्त पद है इस तत्पुरुष में, वो किसी दूसरे संज्ञा अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को दर्शाएगा। तो यहाँ पर जन्म से उत्पन्न, तो जन्म से उत्पन्न कोई बालक होगा, तो इस प्रकार से ये जन्म से उत्पन्न हो गया, यानी कि तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास। ठीक इसी प्रकार से दूसरा अगर हम कोई उदाहरण ले लें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं भारत रत्न। अब भारत रत्न का अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा, भारत का रत्न। अब भारत का रत्न कोई भारत का रत्न जो होगा वो कोई व्यक्ति होगा जो बहुत बड़ा काम किया होगा, इसलिए उसको भारत रत्न के नाम से जाना गया या भारत रत्न अवार्ड से सुशोभित किया गया। तो इस प्रकार से वो एक व्यक्ति है, यानी कि ये जो समस्त पद है वो किसी एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से ये जो हमारा समास आ जाए तो ये हमारा तत्पुरुष समास। अब हम चलते हैं अपने अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। तो अव्ययी भाव समास की सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। हमारा परिभाषा है उपसर्गों से मिलकर बना हुआ समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी कि अगर हम एक उदाहरण ले लें तो यहाँ पर जैसे हो गया प्रतिदिन, तो इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा, प्रत्येक दिन। और यहाँ पर समास क्या होगा, अव्ययी भाव समास। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर प्रति क्या है आपका उपसर्ग, क्या है उपसर्ग, यथा क्या है उपसर्ग। इसके बाद में जैसे जो भी आप उपसर्ग आगे लगाते हैं वो यूज कर कर जब शब्द आपका बना होगा तो यहाँ पर वहाँ लग जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर प्रतिदिन, तो इसका हमारा विग्रह हो गया प्रत्येक दिन और समास क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। फिर यहीं पर अगर दूसरा उदाहरण ले लें तो हमारा हो गया आजीवन। तो हमारा प्रत्यय था, तो यहाँ पर भी प्रत्यय जैसे हमने आगे देखा तुरंत हम अव्ययी भाव समास लगा दिए। फिर यहाँ पर अगर हम उदाहरण ले तो यहाँ पर हमारा हो गया यथा समय। तो इसका मतलब हमारा जो विग्रह होगा वो क्या होगा, समय के अनुसार, और यथा हमारा क्या है प्रत्यय, तो तुरंत के तुरंत हम अव्ययी भाव समास लगा देंगे। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में आपको क्या देखना है, केवल उपसर्ग को देखना है। तत्पुरुष समास में क्या देखना है कि जो भी शब्द होगा वो किसी संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाएगा। जैसे कि जन्मजात, तो जन्म से उत्पन्न, यानी कि जन्म से उत्पन्न कौन होगा, कोई बच्चा होगा। तो इस प्रकार से किसी दूसरे वस्तु को दर्शाए वही आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द्वंद्व समास जो है वो बहुत ही आसान है, बीच में डैश को आपको देखना है। जैसे लिखे देश विदेश और इस बीच में डैश लगा होगा, इसका आप विग्रह करेंगे देश और विदेश और डायरेक्ट लिख देंगे द्वंद्व समास। उसके बाद में बहुब्रीहि समास में थोड़ा यहाँ पर अपवाद है। तो इसमें केवल और केवल ये ध्यान देना है कि ये जो बहुब्रीहि समास में जो पद होगा वो किसी अन्य पद की विशेषता बताएगा। जैसे यहाँ पर त्रिलोचन हमने बताया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे तीन हैं जिनके लोचन अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, त्रिलोचन शब्द शिव जी की विशेषता बता रहा है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर बहुब्रीहि समास लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको बहुब्रीहि समास में केवल ये देखना है कि ये जो शब्द होंगे ये किसी अन्य शब्द की विशेषता बताएंगे या किसी अन्य पद की विशेषता बताएंगे। उसके बाद में द्विगु समास जो है उसमें केवल और केवल सामने आपको देखना है त्रिशत, यानी कि गिनती की संख्या आपको मिलेगी, डायरेक्ट आप तुरंत का तुरंत द्विगु समास लिख देना। कर्मधारय समाज में आपका क्या है कि पहला पद जो होगा, जो आपका पहला पद होगा वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। जैसे हमने प्रधानाध्यापक या फिर हमने पीताम्बर लिखा था, तो पीताम्बर का हमने कहा था पीला कपड़ा, तो पीला दर्शा रहा है कि कपड़ा पीला है, कपड़े का रंग जो है वो पीला है। तो ये आपका हो गया समास। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।